हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? डूइंग गुड। चलिए कंटिन्यू करते हैं AS1 को। और हमें अब बात करनी है फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन की। और फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता नहीं होती है, ये कहता है AS1। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का डिस्क्लोजर करना है, लेकिन फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन का नहीं। तो आइए जान लेते हैं वो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है, जो सबको पता है, नॉर्मली लोग मान के चल रहे हैं, इसीलिए उसका डिस्क्लोजर नहीं रिक्वायर्ड है। देखिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 recognizes 3 fundamental accounting assumption. These are गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। तीन चीजें फंडामेंटली एज्यूम्ड हैं। क्या? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूवल। एक एक करके समझते हैं। गोइंग कंसर्न एजम्पशन। गोइंग कंसर्न एजम्पशन, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि ये जो एंटिटी है वो चलती रहेगी, ऐसा मान के अकाउंट्स बनाया जा रहा है। राइट मतलब अगर एक एंटिटी अभी बंद होने वाली है इन द नियर फ्यूचर, तो आपको डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता है। लेकिन अगर एक कंपनी चलती चली जाएगी फोरसीएबल फ्यूचर तक, फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब होता है जहां तक मुझे फ्यूचर दिखाई देता है, ठीक है, तो जहां तक मुझे दिखाई देता है कंपनी चलेगी। मतलब अभी कुछ ऐसा नहीं है कि कंपनी को बंद करना पड़ेगा, तो इसे कहा जाता है गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तो अगर ऐसा है तो आपको कोई डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये कहने की आवश्यकता कभी भी नोट्स टू अकाउंट में नहीं है कि कंपनी अभी चलती रहेगी जहां तक फ्यूचर दिखाई दे रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर कंपनी नहीं चलेगी, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर बंद होने वाली है, ऐसा कुछ है, देन यू नीड टू डिस्क्लोज। राइट, गोइंग कंसर्न विल बी एज्यूम्ड। यही बात यहां ऊपर भी लिखी थी, देखिए, सो लॉन्ग एज दीज एजम्पशंस आर फॉलोड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नो डिस्क्लोजर ऑफ सच एडहेरेंस इज नेसेसरी। अगर ये फॉलो हो रहा है तो आपको कोई भी डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता नहीं है। फॉलो नहीं हो रहा है तब आप डिस्क्लोजर दीजिए। एनी डिपार्चर फ्रॉम दीज assumptions should however be disclosed. Going concern assumption. The enterprise is normally viewed as a going concern, that is, as continuing operation for the foreseeable future. It is assumed that the enterprise has neither the intention nor the necessity of liquidation or curtailing materially its scale of operation. कह रहा है कि enterprise is normally viewed as a going concern. enterprise को normally going concern माना जाता है एज कंटिन्यूइंग ऑपरेशन फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। फोरसीएबल फ्यूचर का मतलब होता है जहां तक हमें दिखाई दे रहा है वहां तक कंपनी भी अभी चलती रहेगी, ठीक है। जितना फ्यूचर, मतलब गोइंग कंसर्न का मतलब ये नहीं है हम गारंटी दे रहे हैं 500 साल तक कंपनी चलेगी, नहीं भाई, जितना फ्यूचर दिखाई दे रहा है, मतलब जहां तक भी है अभी मुझे ऐसा बंद होते नहीं दिख रहा है, मतलब जहां तक मुझे दिखता है वहां तक बंद होता नहीं दिखता है। दैट्स कॉल्ड गोइंग कंसर्न। जहां तक भी फ्यूचर मुझे दिखता है वहां तक कंपनी के बंद होता नहीं दिखाई देता है। It is assumed that the enterprise is neither the intention मतलब कोई कंपनी का इरादा नहीं है बंद होने का, nor the necessity, ना कोई जरूरत है, मजबूरी है बंद होने की। ना तो इरादा है कंपनी के बंद होने का और ना कोई मजबूरी है बंद होने का, ठीक है। ऑफ लिक्विडेशन मतलब बंद होने का, और कर्टेलिंग मटेरियली द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन। कर्टेलिंग द स्केल ऑफ ऑपरेशन का मतलब ये हुआ ना तो स्केल ऑफ ऑपरेशन को कम करने की आवश्यकता है, ना जरूरत है, ना आवश्यकता है हमें अपने स्केल ऑफ ऑपरेशन को कम करने की। मतलब मान लीजिए एक कंपनी है जो शर्ट भी बना रही है, पैंट भी बना रही है, जीन्स भी बना रही है, टी शर्ट भी बना रही है, और अगर मान लीजिए वो उसमें से 3 चीजें बंद कर दी, अब सिर्फ टी शर्ट बनाएगी, तो इसका मतलब हो गया इट्स कर्टेलिंग इट्स ऑपरेशन, ऑपरेशन को बहुत कम कर रही है। या कोई कंपनी थी जो साल भर में 1 लाख यूनिट बना रही थी, अब वो 10,000 यूनिट ही बनाएगी, तो ये इट्स कर्टेलिंग स्केल ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन बहुत कम हो रहा है, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न का मतलब ये है कि ना तो हम बंद होने वाले हैं और ना ही हम अपने ऑपरेशन को बहुत कम करने वाले हैं, मतलब जैसे हैं वैसे चलते रहेंगे। ये एक फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है। अगर ऐसा है तो आपको किसी को कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। यानी इसी का रिवर्स बात करें, अगर कंपनी बंद होने वाली है, ठीक है, या फिर आप अपने ऑपरेशन को बहुत कम करने वाले हो, कर्टेलिंग करने वाले हो, तो फिर आपको डिस्क्लोज करने की आवश्यकता है। Accordingly, asset and liabilities are recorded on the basis that the enterprise will be able to realize its asset and discharge its liability in the normal course of business.
If an enterprise is not a going concern, valuation of its assets and liabilities on historical cost becomes irrelevant, and as a consequence of its profit or loss may not give reliable information. अगर एक एंटरप्राइज गोइंग कंसर्न नहीं है, ठीक है, कह रहा है सब पहले तो क्या बोल रहा है कि एसेट एंड लाइबिलिटीज को हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, will be recorded on the basis that the enterprise will be able to realize its asset and discharge its liability in normal course of business. लेकिन अगर एक एंटरप्राइज गोइंग कंसर्न नहीं होती है, लेकिन नॉर्मली हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट को किस वैल्यू पे दिखाते हैं, हम दिखाते हैं एसेट को कॉस्टलेस डेप्रीशिएशन पे, ठीक है, और ये एसेट की वैल्यू मान लीजिए दिखाई दे रही है कॉस्टलेस डेप्रीशिएशन 50 लाख रुपया। इज दिस पॉसिबल कि हम इसको अगर आज बेचने जाएंगे तो सिर्फ 10 ही लाख रुपए मिलेगा? क्वाइट पॉसिबल, बट स्टिल हम इसको 50 लाख रुपए की दिखा रहे हैं क्योंकि हम इससे इतना यूज ले लेंगे। अभी भी इसकी 5 साल की लाइफ बाकी है, हम 5 साल इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हम 10-10 लाख करके डेप्रिशिएट कर लेंगे। रियलाइजेबल वैल्यू से थोड़ी ना मतलब होता है, जो हम ओरिजिनल कॉस्ट पे एसेट को खरीदते हैं उस पर हम डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द लाइफ। मान लीजिए ये एसेट 1 करोड़ रुपए की थी, 10 साल की इसकी लाइफ है, तो 50 लाख डेप्रिशिएट हो चुका होगा, आधी लाइफ चली गई तो 50 लाख डेप्रिशिएट हो गया होगा, 50 लाख बचा है। लेकिन हो सकता है इसकी रियलाइजेबल वैल्यू 20 लाख रुपए है तो या 10 लाख रुपए है, तो क्या इस बात से फर्क पड़ता है कि आज हम बेचने जाएंगे तो कितना मिलेगा? नहीं, क्योंकि हमको बेचना ही कहाँ है, तो हमको रियलाइजेबल वैल्यू से मतलब नहीं होता एसेट की। इस एसेट की वैल्यू हो सकता है 10 ही लाख रुपया हो, लेकिन हमें मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हमको कौन सा रियलाइज करना है, हमें तो इस एसेट को यूज करना है, बेचना थोड़ी ना है। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी कंपनी बंद होने वाली है, तो पता है ये जो फिगर है ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है इन्वेस्टर्स को। जो इन्वेस्टर हैं इस बिजनेस में उन्हें कंफ्यूज कर सकता है। उन्हें क्या दिखेगा कि एक एसेट है 50 लाख रुपए की और कंपनी की लायबिलिटी कितनी है 10 लाख रुपया। पता है वो क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं अरे 50 लाख रुपया की एसेट है, 10 लाख रुपए की लायबिलिटी है, बेचेंगे 50 लाख रुपए में, 10 लाख रुपए की लायबिलिटी पे करेंगे, 40 लाख रुपया तब भी बच जाएगा और जो इन्वेस्टर है उनको मिल जाएगा, जो भी इस बिजनेस के इन्वेस्टर हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनको मिल जाएगा 40 लाख रुपया। वो तो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन सच पूछिए तो ऐसा नहीं होगा। अगर कंपनी बंद होगी तो इस एसेट की रियलाइजेबल वैल्यू तो कितनी थी? मैंने बताया 10 लाख रुपया, तो कुछ मिलेगा ही नहीं, लायबिलिटी पे ऑफ करने में ही खत्म हो जाएगा। तो जब एक धंधा बंद होने वाला होता है ना, तो अकाउंटिंग को दूसरे तरीके से प्रेजेंट भी करना पड़ता है, उसे रियलाइजेबल वैल्यू पे प्रेजेंट करना पड़ता है, इसलिए डिस्क्लोजर में आवश्यकता है। इसलिए हम नोट्स टू अकाउंट में बताते हैं कि भाई देखो कंपनी बंद होने वाली है और इसलिए हमने क्या किया है, सभी एसेट को उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाया है, लायबिलिटी को उस वैल्यू पे दिखाया है जो हमें पे करने की आवश्यकता है, ताकि आपको रियल पिक्चर समझ में आए। नॉर्मल कोर्स में जब बिजनेस गोइंग कंसर्न होता है तो हम ऐसा थोड़ी ना करते हैं, एंड दिस इज देयरफॉर रिक्वायर्ड। ठीक है, अल्टीमेटली आपको जो समझना था पूरा बस यही समझना था कि इफ एन एंटिटी इज एन गोइंग कंसर्न एक एजम्पशन है, इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने अपने कोर्स के रेफरेंस में बताया था कि मैंने बोला 6 महीने में मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा, ठीक है, तो क्या मैं ये बात बोलता हूं उसमें कि अगर मैं 6 महीने तक कभी भी बीमार नहीं पड़ा तो अरे ये एज्यूम्ड है कि सर बीमार नहीं पड़ेंगे भाई, ठीक है, राइट। क्या मैं बोलता हूं कि अगर मैं 6 महीने तक नहीं रहा तो नहीं है, ये एज्यूम्ड है सर, रहेंगे, अभी कहां जा रहे हैं सर, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरीके से गोइंग कंसर्न भी एज्यूम्ड है कि एंटिटी चलती रहेगी। एग्जाम्पल, A Limited has proposed to acquire B Limited in January 25. The acquisition of B Limited took place during May 25. Since then, B Limited is no more a going concern. A Limited proposed to acquire B Limited in January 25. A Limited ने propose किया कि वो B Limited को acquire करेगा January 25 में. Acquisition of B Limited took place in May 25. अच्छा, अब ए लिमिटेड ने प्रपोज तो किया था बी लिमिटेड को कि जनवरी 25 में हम एक्वायर करेंगे, लेकिन एक्वायर किया मई 25 में। एंड सिंस देन बी लिमिटेड इज नो मोर अ गोइंग कंसर्न। द फैक्ट्स शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। देखिए जनवरी में बी लिमिटेड को पता था कि ए लिमिटेड एक्वायर करेगा, राइट। तो बी लिमिटेड को क्या अपनी 31 मार्च की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि नहीं कि हम गोइंग कंसर्न नहीं है, मतलब मेरा एक्विजिशन हो सकता है, ये बात बिल्कुल बतानी चाहिए। भले एक्चुअल जो एक्विजिशन है वो बाद में हुआ था, मई 25 में हुआ था, लेकिन उन्हें बैलेंस शीट पे ये बात बता देनी चाहिए कि कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एजम्पशन, एक्रूअल एजम्पशन। एक्रूअल का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा भी होगा, अकाउंटिंग 2 तरीके से मेंटेन होती है। अकाउंटिंग
दो तरीके से मेंटेन होती है, एक होता है एक्रूअल बेसिस और दूसरा होता है कैश बेसिस। राइट, एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है और कैश बेसिस का मतलब क्या है? एक्रूअल बेसिस का मतलब ये है कि पीएल में, आपके अकाउंट्स में पीएल में जो भी रेवेन्यू दिखाया गया है वो इस ईयर को बिलोंग करता है, वो रेवेन्यू इस ईयर को बिलोंग करता है, जिस ईयर का ये पीएल है उस ईयर को रेवेन्यू बिलोंग करता है। और यहाँ जो एक्सपेंसेस दिखाए गए हैं वो इस ईयर को बिलोंग करते हैं, चाहे वो पे हुए हैं चाहे नहीं पे हुए हैं। फिर से रिपीट करता हूं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। एक्रूअल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? एक्रूअल अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि इस साल जो रेवेन्यू दिखाया गया है वो रेवेन्यू इस साल को बिलोंग करता है, भले वो रेवेन्यू आया है चाहे नहीं आया है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस साल सेल किया 5 करोड़ रुपए का, जिसमें से मुझे रिसीव हुआ सेल, मतलब सेल किए तो उसका पैसा आया सिर्फ 4 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए बाकी है, स्टिल सेल कितना माना जाएगा? 5 करोड़ रुपए। आई बात समझ में? ये है एक्रूअल बेसिस। एक्सपेंसेस में कैसे ट्रीटमेंट की जाती है? मान लीजिए मेरा बिजली बिल था इस साल का 5 लाख रुपया, मैंने पे किया है 3 लाख रुपया, तो 3 लाख रुपया एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, 5 लाख रुपया ही एक्सपेंस माना जाएगा जो इस ईयर को बिलोंग करता है, चाहे हमने पे किया चाहे नहीं पे किया। इट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल दैट कि इस साल का बिजली बिल था 5 लाख रुपया, मैंने पे किया है 6 लाख रुपया। क्यों पे 6 लाख रुपया किए हैं? 1 लाख रुपया ना पिछले साल का बाकी था तो वो पे किए, और 5 लाख रुपया इस साल वाला पे किए हैं, तो 6 लाख रुपया पे किए हैं। लेकिन यहां एक्सपेंस में कितना जाएगा? 5 लाख रुपया जो इस साल को बिलोंग करता है। आई होप एक्रूअल अकाउंटिंग आपको समझ में आ गई। एक्रूअल का मतलब ये होता है कि रेवेन्यू वो दिखाई गई है जो इस साल को बिलोंग करती है, मतलब इस साल की रेवेन्यू है, और खर्चा वो दिखाया गया है जो इस साल को बिलोंग करता है, जो इस साल का खर्चा है वो दिखाया गया है। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है? रेवेन्यू वो दिखाई गई है जो इस साल रिसीव हुई है, और खर्चे वो दिखाए गए हैं जो इस साल पे हुए हैं। तो क्या आपको पता है कि आप जो अकाउंट्स है वो एक्रूअल बेसिस पे भी बना सकते हैं और कैश बेसिस पे भी बना सकते हैं? भाई ऑप्शन है आपके पास, आप एक्रूअल बनाइए, कैश बनाइए। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं लिखा है तो एक्रूअल ही माना जाएगा। मतलब अगर आप एक्रूअल अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर देने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट हम हमेशा अकाउंटिंग को क्या मानेंगे? एक्रूअल ही मानेंगे। हम कैश बेसिस अकाउंटिंग कब मानेंगे? जब आपने डिस्क्लोज किया है, यानी अगर आप कैश बेसिस अकाउंटिंग बना रहे हो तो आप डिस्क्लोज कीजिए नोट्स टू अकाउंट, राइट। एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग बना रहे हो तो डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर बात सबको? मतलब एक्रूअल बेसिस इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अगर कुछ नहीं है तो यही माना जाएगा कि आपका अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे है। लेकिन अब एक बात बताते हैं आपको, आपकी नॉलेज के लिए, दूसरी कोई भी एंटिटी होगी तो ये दोनों ऑप्शन है, लेकिन कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं है। कंपनी के ऊपर लगता है कंपनीज एक्ट, और पता है कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कहता है अकाउंट्स का मतलब ही होता है एक्रूअल बेसिस, यानी वो तो अलाउ ही नहीं करता कैश बेसिस। कंपनीज एक्ट सिर्फ और सिर्फ एक्रूअल बेसिस अलाउ करता है, राइट। ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया, वहां पे तो एक्रूअल अकाउंटिंग मैंडेटरी है, राइट। तो कहीं, मतलब मैं ये सब बात इसलिए बता देता हूं कि क्योंकि आप बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, तो कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, ठीक है, तो कहेंगे बिजनेस की इनकम कैसे निकाली जाए, पीएल कैसे बनाया जाए, तो यू विल फाइंड कि वहां पे भी बोल रहा है इनकम टैक्स भी कि आप एक्रूअल बेसिस कर लीजिए या कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर लीजिए, चाहे जैसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन कंपनीज एक्ट जो सिर्फ कंपनी पे एप्लीकेबल होता है वो कहता है कि अकाउंट्स का मतलब एक्रूअल बेसिस होता है। तो यानी कंपनी तो एक्रूअल बेसिस पे ही अकाउंट्स बनाएगी, उसके अलावा जितनी भी एंटिटी है उनके पास ऑप्शन है, अगर वो एक्रूअल बनाती हैं तो कोई डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर वो एक्रूअल नहीं कैश बेसिस बनाती हैं तो डिस्क्लोजर इन नोट्स टू अकाउंट रिक्वायर्ड है। रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉर्डेड एज दे आर एक्रूड, that is revenue items are recognized as and when they are earned or incurred and recorded in the financial statement of the period to which they relate। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डाल दिया जाता है जिस फाइनेंशियल पीरियड में वो रिलेट करते हैं, इवन दो द पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ एक्चुअल कैश हैज नॉट टेकन प्लेस। वो पैसा आया, वो पैसा गया खर्चे में, रेवेन्यू आई, खर्चा गया, इस बात से मतलब नहीं है, इस साल को बिलोंग करता है तो इस साल के अकाउंट्स में दिखाया जाएगा। दिस assumption is the core of accrual accounting system। Example, credit sale of goods on March 1st, 2025. Money receivable after 3 months are recognized as sales during the financial year 24-25 itself and amount due is debited to the customer's account। क्या कह रहा है? आपने क्रेडिट सेल किया था मार्च 1 को,
ठीक है। और पैसा कब आना था? 3 महीने बाद, यानी कि अप्रैल मई जून में आना था पैसा। लेकिन कह रहा है कि सेल तो आपने कर दी है, कौन से ईयर में? अगर मार्च 1-25 में किया है, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में किया है, तो कह रहा है 24-25 की हम रेवेन्यू दिखाएंगे, ये भले रेवेन्यू बाद में आएगी। ये होता है एक्रूअल अकाउंटिंग। अगर ये कैश बेसिस अकाउंटिंग कर रहे होते ना, तो पता है इस सेल को कब रिकॉर्ड करते? इस सेल को तब रिकॉर्ड करते जब ये पैसा आता। और पैसा कब आता? अप्रैल मई जून, 1 जून को आता है, 1 जून 2025 को, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 हो जाता, उसमें रिकॉर्ड होता अगर कैश बेसिस अकाउंटिंग होती। लेकिन एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग की वजह से ये 24-25 में ही रिकॉर्ड हो जाएगा। सिमिलरली क्रेडिट परचेजेस अगर आप कर रहे हो तो पेमेंट तो ऑब्वियसली आप बाद में करोगे उस परचेजेस की, लेकिन रिकॉर्ड कब हो जाएगा? जिस ईयर में आपने उसे परचेज किया है, दैट इज एक्रूअल। और एक्रूअल इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। नाउ थर्ड इज कंसिस्टेंसी। आपने एक बार जो अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है, आप अगले साल भी वही अडॉप्ट कर रहे हो, ये माना जाएगा। मतलब अगर पिछले साल मैंने एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पॉलिसी अडॉप्ट की, तो करंट ईयर में वही पॉलिसी आपने अडॉप्ट की है, ये मान लिया जाएगा, और आपको अब इसे डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब पिछली साल जैसे हमने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन फीफो मेथड से की थी, करंट ईयर में भी हमने फीफो मेथड से ही की है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन। तो क्या मुझे पिछली बार मैंने बताया था कि इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड बाय फीफो मेथड, करंट ईयर में बताने की आवश्यकता है? नहीं। बाय डिफॉल्ट कंसिस्टेंसी माना जाएगा। ये माना जाएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंसिस्टेंटली फॉलो किया जा रहा है, इसलिए पिछली बार अगर फीफो था तो इस बार भी फीफो है, आपको ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यानी अगर पिछली बार फीफो था, आपने इस बार वेटेड एवरेज कर दिया, तो ये यानी कंसिस्टेंसी नहीं है यहाँ पे, तो ये फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन तो है नहीं, कंसिस्टेंसी होना चाहिए था। तो आपको ये बात बतानी पड़ेगी कि मैंने इस बार क्या कर लिया है? वेटेड एवरेज कर लिया है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है। इट इज एज्यूम दैट अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, अनलेस दिस इज डन कंपैरेटिव्स आर रेंडर्ड मीनिंगलेस। If comparability is lost, the relevance of accounting data for users' judgment and decision making is gone. अब देखिए, आपको क्या पता है कि आज की तारीख में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं? मतलब जैसे जब आप पीएल अकाउंट बनाते हैं ना, तो उसमें भी 2 कॉलम होता है, बैलेंस शीट में भी 2 कॉलम होगा, ये पीएल हो चाहे बैलेंस शीट हो, पर्टिकुलर यहाँ पे होता है करंट ईयर का फिगर, और ये होता है लास्ट ईयर का फिगर। ठीक है, मतलब अगर हम सेल्स लिखेंगे तो करंट ईयर का भी लिखेंगे, लास्ट ईयर का भी लिखेंगे, लास्ट ईयर का कॉलम बगल में बैठा रहता है एकदम। अब यहाँ पे मान लीजिए हम स्टॉक लिख रहे हैं, ठीक है। अब स्टॉक यहाँ पे फीफो मेथड है और यहाँ पे वेटेड एवरेज मेथड है, तो कंपैरेबिलिटी ये क्यों बनाया जाता है? ताकि कंपैरेटिव कोई भी यूजर जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का देखे तो समझे कि क्या ग्रोथ चल रही है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। एक पिछले साल का भी डाटा मिलता है ना, तो समझ में आता है, एक आइडिया लगता है, यार पिछले साल सेल की थी 5 करोड़ रुपए, इस बार 8 करोड़ रुपए की है, देखो इतना ग्रोथ है कंपनी में। खर्चे वगैरह को भी जब एनालाइज करता है तो समझने की कोशिश करता है, भाई ये खर्चे बढ़े हैं तो ऑब्वियसली बढ़ने भी चाहिए थे। जैसे मैं कहूँगा कि एक कंपनी के ना एम्प्लॉय का खर्चा जो है, एम्प्लॉय सैलरी की कॉस्ट 40% से बढ़ गई है, तो देखो क्या नाटक है इस कंपनी में, इतना सैलरी का खर्चा क्यों बढ़ गया। फिर मैंने देखा कि नहीं भाई, कंपनी का टर्नओवर बढ़ा है, इस वजह से कंपनी का बिजनेस बढ़ा है, तो कंपनी ने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज ज़्यादा किए होंगे तो सैलरी भी बढ़ी है, तो वो जस्टिफाइड समझ में आती है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होने का फायदा ये होता है कि हम करंट ईयर की फिगर को एनालाइज कर पाते हैं, राइट। लेकिन अगर ये कंपैरेटिव होते हुए भी, सरकार तो कह रही है कंपैरेटिव बना दीजिए, सिस्टम कह रहा है कंपैरेटिव बना दीजिए, हम कंपैरेटिव बना भी रहे हैं, लेकिन फिगर्स ही आपस में कंपैरेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले बार का स्टॉक जो है वो अलग मेथड से वैल्यू हुआ था, इस बार का स्टॉक अलग मेथड से वैल्यू हो रहा है, तो हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। क्योंकि पिछले बार जब वेटेड एवरेज से वैल्यू हुआ तो ये था 8 करोड़ रुपए स्टॉक, इस बार फीफो से वैल्यू कर रहे हैं तो 9 करोड़ रुपए का स्टॉक दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है भाई स्टॉक मेरे पास क्लोजिंग में ज्यादा है। लेकिन सच पूछिए तो अगर पिछले साल ही फीफो से हम किए होते, ये तो वेटेड एवरेज से था ना, अगर हम फीफो से किए होते तो पिछले साल का स्टॉक था 12 करोड़ रुपए का, यानी स्टॉक कम है इस बार मेरे पास क्लोजिंग में, लेकिन एक्चुअल में तो पता ही नहीं चलता। तो यही कह रहा है कि अच्छा, तो क्या ये बताना जरूरी है कि नहीं है? यही कह रहा है कि आप बता दीजिए, अगर आपने मेथड अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है तो आप बताइए,
क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली फॉलो होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन। अगर आप कुछ नहीं लिखेंगे तो यही माना जाएगा कि सेम पॉलिसी होगी, तो स्टॉक कंपैरेबल होने चाहिए, लेकिन कंपैरेबल है नहीं, तो आप बता दीजिए ताकि सामने वाला यूजर अकॉर्डिंगली उसको इवैल्यूएट करे। डिस्क्लोजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। अगर आप फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन से डेविएट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। और डिस्क्लोजर क्या होगा, यहां पे 3 डिस्क्लोजर होगा। जब भी आप डेविएट करेंगे, मतलब गोइंग कंसर्न अगर नहीं है, आप एक्रूअल अकाउंटिंग आपकी नहीं हो रही है, कंसिस्टेंटली आप अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आप हर एक डेविएशन के लिए 3 बात बताओगे। हर डेविएशन के लिए 3 बात बताओगे। पहला बताओगे कि ओल्ड पॉलिसी क्या थी। आप ऐसे नहीं लिख दोगे कि इस बार मैंने फीफो मेथड अप्लाई किया है, डिस्क्लोज नहीं। आप बताएंगे पिछले साल वेटेड एवरेज किया था, इस बार मैंने क्या किया है, फीफो मेथड किया है, और इसकी वजह से इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है। इसकी वजह से इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं कैसे लिखा जाता है। नोट्स टू अकाउंट, आप ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए फीफो से वेटेड एवरेज में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। इस बार ये लास्ट ईयर था फीफो और ये करंट ईयर में किया गया है, तो अब क्या होगा, तो आप लिखेंगे लास्ट ईयर कंपनी वैल्यूड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री by FIFO method. In the current year, company has valued inventory by weighted average method. As this method better reflects the cost of inventory. आप कह रहे हो कि पहले हम फीफो से करते थे लेकिन इस बार वेटेड एवरेज किया क्योंकि ये बेटर रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को। अब ऑब्वियसली आप मेथड चेंज कर रहे हो तो बेटर करने के लिए कर सकते हो, ठीक है, शौकिया नहीं कर सकते हो, ठीक है। अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज तभी की जा सकती है जब कोई लॉ कहता है, जब कोई एएस अलाउ करता है, या फिर आप उससे ज़्यादा बेटर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर सकते हो, तभी करोगे, नहीं तो नहीं कर सकते हो। याद रहेगा ये 3 बात, कहीं लिखवा दें, अभी इसको हम कंप्लीट करेंगे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कब हो सकता है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पॉसिबल ओनली इफ नंबर 1 लॉ परमिट कर रहा है, लॉ परमिट्स, कानून कह रहा है कोई, ठीक है। आपके ऊपर वो कानून लगता है, वो कानून कह रहा है, जैसे कंपनीज एक्ट आपके ऊपर लगता है, वो कंपनीज एक्ट कह रहा है कि भाई चेंज करना पड़ेगा, कर लीजिए, ठीक है। कोई नया एएस आ गया, एएस कह रहा है कि ये करना है, कर लीजिए। तीसरा, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, इसके लिए भी जरूरी है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, आइए लिखते हैं। अब हमने लिखा कि लास्ट ईयर कंपनी की ने वैल्यूएशन किया था फीफो से, इस बार कंपनी ने वैल्यूएशन किया है वेटेड एवरेज से, ठीक है, क्योंकि वेटेड एवरेज ही बेटर रिफ्लेक्ट कर रहा है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री को। हैड द, अब इफेक्ट बताना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या इफेक्ट आया, ठीक है। हैड द इन्वेंट्री बीन
वैल्यूड बाई फीफो मेथड, अगर हम फीफो मेथड से ही कर रहे होते, ठीक है, हैड द इन्वेंट्री बीन वैल्यूड बाई फीफो मेथड, द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री वुड हैव बीन हायर बाई 5 लाख। अगर हम फीफो मेथड से कर रहे होते तो इन्वेंट्री की वैल्यू आज 5 लाख रुपया ज़्यादा होती, ठीक है। दस द प्रॉफिट वुड ऑल्सो हैव बीन हायर बाई 5 लाख। अब भाई अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगी तो प्रॉफिट भी तो 5 लाख से ज़्यादा हो जाता ना। तो हम यही बता रहे हैं कि देखिए हमने तो फीफो से वेटेड एवरेज कर लिया, लेकिन अगर हम फीफो से कर रहे होते ये भी बताना पड़ता है कि आपने जो चेंज किया अकाउंटिंग पॉलिसी उसकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट आया है। तो आप बता रहे हैं कि देखिए क्या इंपैक्ट है। अगर हमने न चेंज किया होता तो फीफो मेथड से ही वैल्यू किया होता तो क्लोजिंग स्टॉक की कीमत 5 लाख रुपया ज़्यादा होती, जिससे प्रॉफिट भी 5 लाख रुपया ज़्यादा होता है। यानी आप बताना ये चाहते हो कि आपने वेटेड एवरेज करके अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को 5 लाख रुपया से कम किया है, जिससे प्रॉफिट भी आपका 5 लाख रुपया कम हो गया है। दोनों तरीके से बताया जा सकता है। आप ऐसे बता सकते हैं कि अगर फीफो किए होते तो 5 लाख रुपया ज़्यादा होता इन्वेंट्री की वैल्यूएशन और प्रॉफिट 5 लाख रुपया ज़्यादा होता, या फिर आप ऐसे बता दो हमने वेटेड एवरेज किया है इसलिए 5 लाख रुपए से इन्वेंट्री की वैल्यूएशन कम हो गई है एंड देयरफॉर 5 लाख रुपए से प्रॉफिट भी कम हो गया है। आप दोनों ही तरीके से बता सकते हो, मतलब यू हैव टू एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। Accounting policies. Accounting policies refer to specific accounting principles and the method of applying those principles. Accounting principle and method of applying those principles. ठीक है, तो अकाउंटिंग पॉलिसी दोनों ही चीज है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी और मेथड ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स, ठीक है। जैसे एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी वैल्यू करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। लेकिन अब इसका कॉस्ट कैसे निकालेंगे, इसके भी अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। कॉस्ट कैसे कंप्यूट हो सकता है, कॉस्ट कंप्यूट हो सकता है फीफो मेथड से, वेटेड एवरेज मेथड से, तो ये मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स है, ठीक है। तो दोनों ही क्या है, कुल मिला के अकाउंटिंग पॉलिसीज है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी अकाउंटिंग पॉलिसी है और मेथड ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल्स इज अकाउंटिंग पॉलिसी। तो ये दीज टू टेकन टुगेदर आर कॉल्ड अकाउंटिंग पॉलिसीज, प्रिंसिपल एंड द मेथड। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, प्रोविजन बनाना है कि नहीं, ये एक प्रिंसिपल है। बनाना है कि नहीं, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है। कैसे बनाना है, अब ये बात आती है। तो कैसे बनाना है, तो हम सेल पे बनाएंगे, क्लोजिंग डेटर पे बनाएंगे, जितना पैसा आज बाकी है ईयर एंड पे उसके बेसिस पे बनाएंगे, ड्यूरिंग द ईयर जितनी सेल हुई है उसके बेसिस पे बनाएंगे, ये एक मेथड हो गया। प्रिंसिपल क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, बनाना है कि नहीं, बनाना है कि नहीं, ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है। मेथड क्या हो गया, मेथड हो गया किस पे बनाना है, किस पे बनाना है। टोटल सेल पे बैड डेप्ट बनाओगे, ऑन टोटल सेल, या ईयर एंड पे जितना बचा उसका एक सर्टेन परसेंटेज बनाओगे, और ऑन क्लोजिंग डेटर, ठीक है। अब बात आती है कितना बनाना है, तीसरी बात, कितना बनाना है, क्या परसेंट बनाना है, भाई जिस पे भी बनाना है उस पे कितना परसेंट बनाना है। तो ये होता है अकाउंटिंग एस्टीमेट। बात समझ में आ रही है सबको, कितना बनाना है ये अकाउंटिंग पॉलिसी का पार्ट नहीं होता है। कितना बनाना है जहां भी बात आ जाए तो वो हो गया अकाउंटिंग एस्टीमेट का काम। बनाना है नहीं बनाना है ये सब पॉलिसी होती है। प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना है नहीं बनाना है ये सब पॉलिसी है, राइट। प्रिंसिपल एंड मेथड्स इज द पॉलिसी, बट
कैलकुलेशन, जहां पे भी बात आ जाए कैलकुलेशन, ठीक है, क्या % बनाना है, ये सब आ जाए, तो दैट्स बिकम्स अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये हिस्सा नहीं होता है अकाउंटिंग पॉलिसी का, दिस इज नॉट अकाउंटिंग पॉलिसी, ठीक है, कितना बनाना इज नॉट एन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो कुछ एग्जांपल लिया हुआ है इन्वेंट्री में, जैसे फीफो वेटेड एवरेज। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड दो होता है, लेकिन AS3 परमिट ही अब आज की तारीख में क्या करता है, सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड ही करता है, ये तो अलाउड ही नहीं है आज की तारीख में डायरेक्ट मेथड, तो ऑब्वियसली कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना ही मैंडेटरी नहीं है तो आप भले कोई भी बना लीजिए, लेकिन अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट मैंडेटरी आपके ऊपर लगता है AS3, ठीक है, ये AS3 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है ना, तभी आपको उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करने की जरूरत है, और अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो फिर तो आप जैसे चाहे जैसे कर सकते हैं, राइट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की पॉलिसी तो है, दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट बना लीजिए, इनडायरेक्ट बना लीजिए, लेकिन अगर AS3 आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आपको इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर नहीं एप्लीकेबल है AS3 फिर भी आप कैश फ्लो बनाना चाहते हैं, भाई बनाना चाहते हैं, कौन रोक लेगा हमको बनाने से, तो यू कैन गो फॉर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा, जब भी आप अकाउंटिंग पॉलिसी बना रहे हैं तो आपको 3 बातों का ध्यान देना पड़ेगा कि भाई 2 ऑप्शन है तो हम किसको सिलेक्ट करें, किसको सिलेक्ट करें। तो कह रहा है कि दिमाग में 3 बातें बैठा लो, इनको मद्देनजर रखते हुए ही अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करना। वो 3 बातें क्या हैं? कंसिडरेशन सिलेक्शन अकाउंटिंग पॉलिसी, नंबर 1 प्रूडेंस, नंबर 2 सब्सटेंस ओवर फॉर्म, एंड नंबर 3 मटेरियलिटी। याद रहेगा, इन 3 बातों का आपको ध्यान देना है, तभी आप अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे। भाई जगह जगह आपको ऑप्शन मिलेगा तो कौन सा ले ले, कोई भी ले ले क्या? नहीं, रुको, समझो बात को, 3 बातों को दिमाग में बैठाओ और इसके इर्द गिर्द ही अकाउंटिंग पॉलिसी बनाओ। इसे सोचे बिना अकाउंटिंग पॉलिसी मत बनाओ। पहला है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब होता है कंजर्वेटिज्म, संकोच। अब आप कहेंगे क्या है ये सर संकोच, प्रूडेंस समझाइए हमको। आपकी इंस्टीट्यूट ने बोला कि आपका रिजल्ट जो है वो दोपहर में 2 बजे आएगा, तो क्या आप 2 बजे जाके अपने लैपटॉप में या फिर मोबाइल में वो रिजल्ट की स्क्रीन खोलते हो? नहीं, मैंने देखा है जिस दिन रिजल्ट आने वाला रहता है सुबह से ही बच्चे खोल के रिजल्ट पेज बैठ जाते हैं और बार बार रिफ्रेश मारते रहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे उसमें से रोने भी लग जाते हैं, पहले ही रिजल्ट अभी आया नहीं है, 2 बजे आएगा, लेकिन पहले से ही रोने लग गए, ये एज्यूम करके कि वो फेल हो सकते हैं। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। इसी को कहा जाता है प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब क्या होता है कि दुख बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है, तो भी हम उसको कहते हैं आ खींच के उसको लाते हैं, गले लगा लेते हैं और रोते जाते हैं, रोते जाते हैं, रोते जाते हैं, ये है प्रूडेंस। और सुख ये बगल में खड़ा है मेरे, ठीक है, हाथ पीछे करके हम खड़े रहते हैं, तब अपने से गले लगाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। दिस इज कॉल्ड प्रूडेंस। याद रहेगा आपको, दुख दर्द दूर है तो खींच के गले लगाना, और सुख बगल में खड़ा है तो अकड़ के खड़े हो जाना कि अगर गले लगाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। दैट इज कॉल्ड प्रूडेंस। इसी को कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। अकाउंटिंग की भाषा में बात करें तो कि अगर कोई खर्चा है जो आपको लग रहा है बहुत दूर है, पता नहीं होगा भी कि नहीं भी होगा, लेकिन दिख रहा है ना, तो कहता है अकाउंट फॉल करो, एंट्री मारो उसकी। कोई रेवेन्यू एकदम नजदीक है, बस आने ही वाली है, तो कह रहा है एंट्री मत मारो, आने दो तब एंट्री मारना। बात समझ में आई? अकाउंटिंग क्या कहता है? कहता है खर्चा दूर दिखाई दे रहा है, पकड़ के एंट्री मार दो। रेवेन्यू एकदम पास खड़ी है, एंट्री मत मारो, आने दो, अभी पास है ना, आने दो एकदम, तब एंट्री मारना। दैट्स कॉल्ड कंजर्वेटिज्म। क्या आपने अकाउंटिंग ऐसे ही किया है कि नहीं? हाँ, ऐसे ही तो करते हो। आप खर्चों का प्रोविजन बनाते हो, कोई रेवेन्यू का प्रोविजन बना है? आपका कोर्ट में केस चल रहा है, आपको लगता है कि आप केस हार जाओगे और आपको कस्टमर को 5 लाख रुपए कंपनसेशन देना पड़ेगा, तो हम बनाते हैं अपने अकाउंट में प्रोविजन फॉर कंपनसेशन टू बी पेड टू क्लाइंट, 5 लाख रुपया। लेकिन मान लो कोई केस चल रहा है जिसमें आप 5 लाख रुपए जीतने वाले हो, ऐसा चांसेस लग रहा है कि आप केस जीत जाओगे। क्या कभी बनाए हो रेवेन्यू साइड में बाई प्रोविजन फॉर क्लेम टू बी रिसीव्ड 5 लाख रुपया? नहीं, कभी नहीं बनाए होंगे अकाउंट्स में।
प्रोविजन जितना है सब आपने टू साइड में दिखा रखा है, यानी खर्चे का प्रोविजन बनाते हो आप, कभी रेवेन्यू का प्रोविजन नहीं बनाए, जीवन में नहीं बनाए। ये क्या था? कंजर्वेटिज्म। ये जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं ना, ये बेचारे खुद पूरे के पूरे खुद ही कंजर्व होते हैं। क्लास 11th में बेचारे अकाउंटिंग शुरू करते हैं और सबसे पहला प्रिंसिपल जो सिखाया जाता है वो सिखाया जाता है कंजर्वेटिज्म। अकाउंट शुरू नहीं हुआ कि कंजर्वेटिज्म। इसलिए हमारी आदत हो जाती है कि दुख दर्द को ना हम दूर भी होता है तो गले लगा लेते हैं। रिजल्ट 2 बजे आने वाला है, 10 बजे से ही रोना शुरू कर देते हैं। यही है कंजर्वेटिज्म। हम एग्जामिनेशन हॉल से निकलते हैं और मेरा फ्रेंड पूछता है हमसे, भाई पेपर कैसा हुआ? तुम कहते हैं अरे यार बेकार हो गया सब, चले अगले पेपर की तैयारी करें, ये तो गड़बड़ा गया। और कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं अरे गड़बड़ा गया यार, जाते हैं दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी करने जा रहे हैं। बोलते हैं कि नहीं? क्या कभी आप बोलते हैं अपने दोस्त को यार फाड़ दिए पेपर एकदम से, जबरदस्त गया? कोई नहीं बोलता, मुंह लटका के बोलता है, वही दोस्त आपका फिर रैंक ले आता है। अरे एग्जामिनेशन हॉल से निकला था मुंह लटकाते हुए, यार गड़बड़ा गया पेपर और रैंक आ गई इसकी। ये कंजर्वेटिज्म है, ठीक है। दर्द को, दुख को, निगेटिविटी को लोग पास खींच के लाते हैं। सुख एकदम बगल में भी होता है ना तो भी एडॉप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मुझे सर्टेनिटी रहती है कि आई कैन गेट रैंक, तो भी हम फेल के लिए तैयार रहते हैं, फेल के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। उतनी घबराहट और डर के साथ रिजल्ट को देख रहे हैं। और हो भी क्यों ना कंजर्वेटिज्म, जरा सोच के देखो, 2 बजे रिजल्ट आने वाला है और 10 बजे, ठीक है, आप रिजल्ट का पेज खोल लियो और पार्टी शुरू कर दियो, ठीक है। दोस्तों को बुला लियो, डीजे वीजे एकदम डांस वांस चल रहा है तुम्हारा, ठीक है। और 2 बजे रिजल्ट आता है, तुम फेल हो जाते हो। सोचो कितना मार खाओगे घर पे। समझ में आ रहा है? तो कंजर्वेटिज्म होना भी जरूरी है, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया प्रूडेंस, अब नहीं समझाएंगे ज़्यादा। प्रूडेंस, कंजर्वेटिज्म, संकोच, ठीक है। अकाउंटिंग की भाषा में बात करें तो खर्चा दूर है, रिकॉर्ड कर लीजिए। रेवेन्यू पास है तो भी रिकॉर्ड मत कीजिए, एकदम आने दीजिए। मतलब प्रूडेंस प्रिंसिपल ये कहना चाहता है प्रॉफिट आपका अकाउंट्स में ना कम दिखाई दे। खर्चा दूर भी है तो भी रिकॉर्ड क्यों करा दे रहा है? ताकि प्रॉफिट कम दिखाई दे, प्रॉफिट ज्यादा ना हो जाए। आप जितना कमा रहे हो ना उससे कम ही दिखे, यही है कंजर्वेटिज्म। संकोच यही है कि भाई प्रॉफिट कम ही दिखे, ज्यादा ना दिख जाए। तो जब भी आपको अकाउंटिंग पॉलिसी 2 का ऑप्शन आए और एक सेलेक्ट करनी हो तो आप वही सेलेक्ट कीजिए जिससे आपको लगता है प्रॉफिट कम होगा, बढ़ेगा नहीं। अगर 2 पॉलिसी है, दोनों में से एक से प्रॉफिट 5 लाख आएगा, दूसरी पॉलिसी को अडॉप्ट करने से प्रॉफिट 4.5 लाख आएगा, तो आप वो पॉलिसी अडॉप्ट कीजिए जिससे प्रॉफिट 4.5 लाख आ रहा है। ये आपके लिए बेहतर है। ये AS1 कह रहा है। AS1 कह रहा है कि आप प्रूडेंस का ध्यान रखिएगा जब अकाउंटिंग पॉलिसी को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब ऐसा नहीं है, दोनों में से एक बेस्ट फिट है आपकी इंडस्ट्री के लिए तो वही अडॉप्ट कीजिए। लेकिन अगर दोनों बेस्ट फिट है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा क्या, तो कह रहा है प्रूडेंस को भी ध्यान में रखिए, प्रूडेंस को ध्यान में रखिए, जिससे प्रॉफिट कम हो रहा है वही बेहतर है। As defined in the statement, prudence means recognizing all losses immediately, but ignoring anticipated profit. Losses है तो immediately recognize करो, anticipated profit को ignore कर दो। Business environment is highly dynamic, therefore enterprise has to keep anticipate the future and take managerial decision accordingly. देखिए भाई, एंटीसिपेशन तो हर कोई करता है, कह रहा है एंटीसिपेशन करिए, लेकिन अगर लॉस एंटीसिपेट कर रहे हो तो रिकॉर्ड कीजिए, प्रॉफिट एंटीसिपेट कर रहे हो भूल जाइए। एंटीसिपेट करिए, मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन लॉस को रिकॉग्नाइज कीजिए और प्रॉफिट को भूल जाइए। In view of the uncertainty attached to future events, profit are not anticipated but recognized only when realized, though not necessarily in cash. हाँ, अगर प्रॉफिट रियलाइज हो जाता है तब रिकॉर्ड कर लीजिए, भले पैसा ना आया हो। जैसे कोर्ट का केस है, तुम जीतने वाले हो, तुमको मालूम है 99.99%, तो कह रहा है अभी नहीं रिकॉर्ड करो। हाँ, कोर्ट का केस जीत गए हो, अभी पार्टी अब पैसा देगी तुमको, कोर्ट केस जीत गए हो, कंपनसेशन अब तुमको मिलेगा, पार्टी देगी तुमको। हाँ, कोर्ट केस जीत गए हो तो रिकॉर्ड कर लो, भले पैसा ना आया हो, उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअल अकाउंटिंग यही कहता है कि रेवेन्यू अगर करंट ईयर को बिलोंग करती है तो रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। Provision is made for all known liabilities and losses even though the amount cannot be determined with certainty and represent only a best estimate in the light of available information.
कह रहा है प्रोविजन हर नॉन लाइबिलिटीज के लिए बनाया जाता है, भले अमाउंट सर्टेनिटी से आप नहीं बता सकते कि इतने रुपए की होगी, कोई बात नहीं, अंदाज पे बनाओ, प्रोविजन दिखाओ। जैसे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम कॉस्ट पे नहीं करते हैं, हम पता है किस पे करते हैं, कॉस्ट एंड आरवी विच एवर इज लोअर पे करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम, कॉस्ट एंड आरवी विच एवर इज लोअर? क्योंकि अगर हम लोअर पे वैल्यू करेंगे, अभी शायद आपको मालूम भी नहीं है एनआरवी का मतलब क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। एक इन्वेंट्री है, मेरे पास स्टॉक आइटम है जो 100 रुपए का मेरा कॉस्ट है, लेकिन अगर उसको बेच के अब 80 रुपए ही आ सकते हैं, तो AS2 जो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वो कहता है कि आप 80 पे रिकॉर्ड कीजिए इसको। क्यों? क्योंकि इस क्लोजिंग स्टॉक को कम पे रिकॉर्ड करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो कम ही करना है, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही पर्पस है। सेकेंड बात, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो भाई। सब्सटेंस ऊपर रहेगा, फॉर्म नीचे रहेगा। हमेशा सब्सटेंस को ऊपर रखो, फॉर्म को नीचे रख के फिर सोचो पॉलिसी क्या होनी चाहिए। क्या मतलब है? फॉर्म का मतलब है बेसिकली लीगल फॉर्म, और ये सब्सटेंस क्या है? एक्चुअल फॉर्म। लीगल फॉर्म, फॉर्म का मतलब है लीगल फॉर्म और सब्सटेंस का मतलब है एक्चुअल। छोड़िए, शायद अभी थोड़ा दिक्कत होगी, दूसरे तरीके से बोलते हैं। चलिए, फॉर्म का मतलब है बाहर से और सब्सटेंस का मतलब है अंदर से। एक बात बताइए, आप किस इंसान को पसंद करोगे? ठीक है, एक इंसान जो बाहर से बेहद खूबसूरत है लेकिन अंदर से बड़ा गंदा है, वो मन बड़ा खराब है उसका, ठीक है, उसके इरादे अच्छे नहीं हैं, ठीक है, हमेशा डिस्ट्रक्टिव बातें सोचता है, उसे पसंद करोगे? या दूसरा जो बाहर से कम अच्छा है लेकिन अंदर से बहुत अच्छा है, बड़े सुंदर विचार हैं उसके और बात व्यवहार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है? ऑब्वियसली आप कहोगे कि सर जो बाहर से कम सुंदर भी हो लेकिन अंदर से बहुत अच्छा हो, वो एक अच्छा इंसान है। बिल्कुल वही अकाउंट्स भी कह रहा है, अकाउंट्स भी कुछ अलग नहीं कह रहा है। कह रहा है जो लीगल फॉर्म है उसका, उसको छोड़ो, उससे ऊपर जो वो एक्चुअल में है ना, उसको कंसिडर करो, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करो। तो जब भी एक अकाउंटिंग पॉलिसी आपको सेलेक्ट करनी है तो अपने मन में बैठाओ कि लीगल फॉर्म से ज्यादा वो एक्चुअल में जो है उसको तवज्जो दो, वो उसके हिसाब से अकाउंटिंग होनी चाहिए। जो लीगल बात कह रही है वो नहीं, कागजों के हिसाब से बात मत करो, जो वो एक्चुअल में आपको दिख रहा है ना उसको फोकस करो, उसके हिसाब से अकाउंटिंग करो। आप नहीं समझ रहे होगे, मुझे मालूम है। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए सिचुएशन समझिए। मान लीजिए हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे एसेट सेल करते हैं। इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे हम कुछ भी सेल करते हैं। क्या करते हैं आपको क्यों बताएं? हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे माल बेचते हैं, ठीक है। तो क्या बेचते हैं, कुछ एग्जांपल लिया जाए। मशीन बेचते हैं हम, इंस्टॉलमेंट के सिस्टम पे हम मशीन बेचते हैं। तो एक बंदा आता है, मुझसे 10 लाख रुपए की मशीन लेके चला जाता है। मैंने इंस्टॉलमेंट पे उसे बेचा है और उसे बोला है कि आपको 1-1 लाख रुपए करके 10 महीने तक मुझे पे करना होगा, 10 लाख रुपए, ठीक है। मैंने इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे उसे सेल कर दिया है, ध्यान दीजिएगा। वो मुझे पहली किस्त देता है 1 लाख रुपया, दूसरी किस्त देता है 1 लाख रुपया और तीसरी किस्त वो नहीं देता। एक बात बताइए, क्या मैं अपनी मशीन वापस उससे छीन सकता हूं? मैंने कहा तीसरी किस्त नहीं दी है, कहा 2 दिन में देते हैं, फिर 2 दिन बाद गए नहीं दे रहा है, फिर गए 10 दिन बाद नहीं दे रहा है, महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना हो गया, अभी पैसा ही नहीं दे रहा है। क्या नाटक है भाई, मैं मशीन अपनी वापस ले आऊं? आंसर इज नो, आप ला ही नहीं सकते, मशीन आपकी है ही नहीं। सर ये क्या बोल रहे हैं, मैंने तो इंस्टॉलमेंट पे दिया है। ध्यान दीजिए, आपने सेल किया है, ठीक है। आपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो आप लॉ में पढ़ेंगे कि जब भी आप किसी को माल बेच देते हैं तो जिसे आप बेच देते हैं वो उसका मालिक हो जाता है।
पैसा आपको मिला कि नहीं मिला इस बात से मतलब नहीं है, मालिक वो है। और आप बस उससे क्या रिकवर कर सकते हो? पैसा रिकवर कर सकते हो। अगर आपका पैसा बाकी है ना तो आप पैसा ले सकते हो, आप मशीन नहीं ले सकते। मशीन का ओनर वो है। अगर आपको मशीन चाहिए तो कोर्ट जाइए, कोर्ट से ये फैसला लेके आइए कि आप मशीन लेने के हकदार हैं, तब आपको मिलेगा। नहीं तो आप पैसा मांग सकते हैं, मशीन मत मांग लेना, तुम्हारा हक नहीं है। क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये कहता है कि जब भी आपने सेल कर दिया तो गुड्स ट्रांसफर हो गई, टाइटल ओनरशिप किसके पास आ गई? जिसको आपने बेच दिया। अब हम कोर्ट जाते हैं, भाई पैसा दे ही नहीं रहा है हमको, तो हमको तो मशीन चाहिए ना भाई अपनी, पैसा तो दे ही नहीं रहा है वो। हम कोर्ट गए, कोर्ट में क्या हम केस करेंगे कि हमको मशीन दिला दो? नहीं, हम केस करेंगे हमको पैसा दिला दो। और जब पैसा नहीं दिला पाएगा तो जज साहब मजबूर हो जाएंगे, हमको मशीन दिलवाएंगे मेरी। हम कोर्ट में केस किए कि भाई हमको पैसा चाहिए, इससे पेशी होती है, उसको भी बुलाया जाता है। ठीक है, तो जब उसको बुलाया जाता है जिसने मुझसे मशीन लिया था इंस्टॉलमेंट पे, उससे पूछा जाता है कि भाई क्यों नहीं दे रहे हो इसका पैसा? तो बोलता है जज साहब मैं एक गरीब आदमी हूँ, ठीक है, मैंने मशीन लिया था, एक रोजगार बैठाया था, 5-6 आदमी हमारे साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं उनकी पगार के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसा जनरेट ही नहीं कर पा रहा कि इनको दे पाऊं। मेरे पास पैसे बच ही नहीं रहे हैं जज साहब, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं बच रहे कि मैं अपने परिवार को खिला पाऊं, इसलिए उनका पैसा नहीं जा रहा है। मेरा इरादा गलत नहीं है, मैंने 2 किस्त दी भी थी, लेकिन अभी नहीं बचत हो पा रही, इसलिए मैं नहीं दे पा रहा हूं। जज साहब अगर आप कहें, वो जो आदमी इंस्टॉलमेंट पे लिया ना वो ऐसे कह रहा है, जज साहब अगर आप कहें तो ये मशीन मैं इनको लौटा देता हूं, ठीक है, फिर वो जो 5-6 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे, मैं भी बेरोजगार हो जाऊंगा, और हम लोग फिर चोरी चकारी करेंगे, फिर मिलेंगे जज साहब, यहीं आएंगे, इसी कोर्ट में आएंगे। जज साहब कहते नहीं, चुप, ये सब नहीं करना है, मशीन रख अपने पास, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है इसको पैसा ऐसा भी देने की, ठीक है, अभी तुम साल भर तक इससे काम करो, कुछ पैसा बनना शुरू होगा तो तुम्हारी किस्त डिसाइड की जाएगी, साल भर बाद से पैसा देना है। और जो अमीर आदमी जो मशीन दे रहा है किराए पे, उसको जज साहब कहते हैं चुपचाप एकदम निकल लो यहां से, अभी पैसा ऐसा नहीं मिल पाएगा, ठीक है। फैसला यही आता है, पता है, कोर्ट से फैसला कभी भी पैसे वाले के फेवर में पैसे को लेके नहीं आएगा, क्योंकि जज साहब को समझ में आता है कि ठीक है यार, कि जाने दो, अगर इसका पैसा लटका भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर उससे मशीन दिलवा देंगे तो उसका क्या होगा? यही होता है। आप समझिए कि आप इंडियन कोर्ट्स में कभी भी आप अपनी एसेट वापस ला ही नहीं पाओगे, जज साहब फैसला ऐसा सुनाते ही नहीं है, क्योंकि वो देखते हैं कि यार इसके पास तो सैकड़ों लोगों को दे रखा है मशीन, 1-1 लाख रुपए की, 10-10 लाख रुपए, इसके पास तो पैसे हैं, अगर एक जगह पैसा रुक भी जाता है इसका तो क्या फर्क पड़ता है, जाने दो। आई होप आपको सिस्टम समझ में आया। अब पता है, जब मुझे लगता है कि यार ऐसे तो धंधा नहीं चल पाएगा, जिसको मर्जी लेके बैठ जाता है, कोर्ट में चला जाता है रोने के लिए और मेरा पैसा फंस जाता है, मैंने एक नया सिस्टम बनाया। पता है वो सिस्टम क्या है? हायर परचेज। आप कहोगे सर सुने हैं अकाउंटिंग वगैरह की है, लेकिन अंदर से कहां पता है आपको हायर परचेज होता क्या है? नहीं तो हम बोल के आगे नहीं निकल लिए होते, मुझे मालूम है आपको ये सब पता नहीं है। अब भैया हायर परचेज क्या चीज है? हायर परचेज एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसमें यह लिखा जाता है कि सामने वाला किस्त में एसेट की पेमेंट करेगा, जो मैंने उसको मशीन दी है उसकी पेमेंट वो किस्तों में करेगा, लेकिन वो मालिक तब बनेगा जब वो आखिरी किस्त पे कर देगा। सुनिए कितना बढ़िया सिस्टम है हायर परचेज का। वही काम कर रहे हैं हम, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। उसको 10 लाख की मशीन दी है, बोले 1-1 लाख रुपया करके तुम देना, लेकिन ये एक ऐसा एग्रीमेंट है हायर परचेज का जिसमें सामने वाला मालिक तभी बनेगा जब वो आखिरी किस्त पे कर देगा। हमने बेचा नहीं है, हायर परचेज पे दिया है। अंतर समझे? अब क्या हो रहा है, वो उसने 2 किस्त दी, उसके बाद नहीं दे रहा है किस्त, ठीक है, नहीं दे रहा है, क्या करें हम? जल्दी बताओ। जाएंगे 2 पुलिस वाले को भी लेके जाएंगे, कहेंगे मेरी मशीन उसके यहां पड़ी हुई है, पैसा भी नहीं देता है, मालिक नहीं है वो, ध्यान दीजिएगा, सामने वाला मालिक नहीं है जिसने लिया है मुझसे हायर परचेज पे। 2 डंडे मरवाएंगे, मशीन लेके वापस आ जाएंगे, कोई कोर्ट उठ जाने की जरूरत नहीं है हमको, मालिक हम है। अब भाई बात समझ में अंतर क्या है? अब एक बात बताइए, जब हम हायर परचेज पे उसको मशीन दे रहे थे तो क्या मेरा इरादा ऐसा था कि उसको 2 किस्तों के बाद मारेंगे या मशीन ले आएंगे? अरे ना बाबा, ये थोड़ी ना करना था। ये तो मेरे अंदर का डर है कि अगर वो पैसा नहीं दिया तो
क्या मैं ये जानता हूं कि जिसको भी मैं मशीन दे रहा हूं वो 10 किस्त देगा, फिर मैं एक और वो उसका मालिक बन जाएगा? यानी क्या मैं अंदर से सोचने की कोशिश करूं, क्या मैं मशीन बेच रहा हूं कि नहीं बेच रहा हूं? अरे कागजों पे ये सब इसलिए लिख रहा हूं कि मालिक तुम आखिरी किस्त पे बनोगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि पैसा फंसने के भी चांसेस हैं, उसके बचाव के लिए कर रहा हूं। एक बात बताइए, अगर मुझे मालूम ही हो कि सामने वाला 2 किस्त के बाद नहीं देगा तो हम देंगे क्या उसको मशीन? ये सब नौटंकी करने के लिए मेरे पास टाइम है क्या कि मशीन देंगे फिर उसको मारेंगे फिर लेके आएंगे मशीन? अरे ये सब नहीं है भाई। ध्यान दीजिएगा, अंदर से जब भी मैं किसी को मशीन दे रहा हूं कि 10 किस्त तुमको देनी है, तो क्या मैं मान रहा हूं कि सामने वाला मालिक है? हाँ, तो कागजों पे मालिक बन के बैठे हुए हैं ना कि आखिरी किस्त नहीं देगा तब तक तुम मालिक नहीं हो, ताकि कहीं भी अगर रिस्क है पैसा डूबने का, क्योंकि आप देख ही रहे हो हालात क्या है। क्या हम कोर्ट में जाके पैसा निकलवा पाते हैं? क्या हम मशीन निकलवा पाते? कुछ नहीं होता है। इसलिए बेचो मत, ये लोगों ने सिस्टम बनाया। ठीक है, अब अकाउंट्स क्या कहता है? अकाउंट्स कहता है यहां पे 2 पार्टी है, हायर परचेज में 2 पार्टी है, एक है हायर वेंडर और दूसरा है हायर परचेजर। ठीक है, हायर वेंडर वो है जो मशीन देता है हायर परचेजर को, और हायर परचेजर फिर हायर वेंडर को इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करता है। ठीक है, और आखिरी किस्त जब देगा तो हायर परचेजर मालिक बन जाएगा। लेकिन अकाउंट्स कहता है कि लीगल फॉर्म पे मत जाओ, अंदर से देखो। एक बात बताओ, अंदर से मालिक कौन है एसेट का? अरे भाई, जब हायर वेंडर ने मशीन इसको दे दी तो यही मालिक है हायर परचेजर, अंदर से यही है। अगर सब्सटेंस के हिसाब से बात करोगे, सब्सटेंस, तो यही ओनर है। अगर लीगल फॉर्म में बात करोगे, आओ लीगल बात करो, लीगल फॉर्म में बात करोगे तो ओनर ये है। अकाउंटिंग क्या कंसीडर करना चाहिए? अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो किसको मालिक बनाना चाहिए? जैसे आपको पता होगा कि डेप्रिसिएशन किसको मिलता है? वन हु इज ओनर ऑफ द एसेट। ठीक है, एसेट किसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, किसकी बैलेंस शीट में दिखाई देगी? जो ओनर है। अब देखिए, इस एसेट से रिलेटेड बात उठेगी ना कि एसेट will be shown in whose balance sheet? Who will claim depreciation? अब अकाउंट्स क्या कहता है? AS1 क्या कहता है? कहता है सब्सटेंस पे जाओ। ठीक है, लीगल फॉर्म पे मत जाओ यार, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, फॉर्म के ऊपर सब्सटेंस आता है, मतलब सब्सटेंस को ज्यादा इज्जत दो, फॉर्म को कम दो। तो अगर सब्सटेंस के हिसाब से देखेंगे तो मालिक तो कौन है भाई? हायर परचेजर है। अंदर से देखो, यही मालिक है। अरे यही मालिक है। ठीक है, कागजों पे ये मालिक है, क्योंकि ये मालिक बनना भी नहीं चाहता भाई साहब, इसको कहाँ मालिक बनना, वो ऐसे दे दिया है, वो जानता है 10 किस्त आ जाएगी, लेकिन 100 लोग में ना 1 लोग ये सब नाटक कर देते हैं पैसा ना देने का, इसलिए हायर परचेज कर किया था, नहीं तो सेल ही कर दिया होता ये तो। लेकिन जब हायर परचेज पे भी दे रहा है तो ये मान के चल रहा है कि ये बेच दिए हैं हम। अंडरस्टूड? तो अंदर से यही ओनर है, इसलिए ये सारा कुछ किसको मिलेगा? हायर परचेजर को। तो हमेशा अकाउंटिंग की पॉलिसीज इसी तरीके से आपको अडॉप्ट करनी है। 2 चीजें अभी तक आपने पढ़ी, क्या क्या याद है? प्रूडेंस, हमेशा इस तरीके से अकाउंटिंग पॉलिसी को सेलेक्ट कीजिए कि आपका प्रॉफिट कम हो, ज्यादा ना हो जाए, कम होगा चलेगा, कंजर्व रहना है हमेशा। ठीक है, दूसरा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस को ज्यादा इज्जत दीजिए, फॉर्म को कम। तीसरा मटेरियलिटी, डिस्क्लोज करना है। बार बार आपको बोल रहे थे ना सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, यार सिग्निफिकेंट का मतलब है मटेरियल, इममटेरियल चीजों के लिए नहीं। हमेशा जो डिस्क्लोजर आपको चाहिए वो मटेरियल चीजों का चाहिए। अब ये मटेरियल इममटेरियल क्या है? उस चीज को मटेरियल कहा जाता है जिसके पता चलने पे, पता चलने वाले के डिसीजन पे फर्क पड़ता है। फिर से बोलते हैं, अगर मुझे कोई बात पता चले और पता चलने पे मुझे फर्क पड़े तो वो मटेरियल है। मुझे कोई बात पता चली, आपने कोई बात बताई, मैंने कहा तो ये मटेरियल नहीं है। अब आगे बात समझ में, जैसे आपने कोई बात बताई, मैंने कहा ओह माय गॉड ये मटेरियल है। आपने कुछ बोला, मैंने कहा तो ये मटेरियल नहीं है।
समझाता हूं एग्जाम्पल से, जो बात आपको समझ में आएगी पहले वो समझाऊंगा और फिर यहां जो लिखा है वो समझाऊंगा। मैंने आपसे कहा कि बेटा आपका ना जेब से 1 रुपये गिर गया था, बताइए आपको फर्क पड़ेगा? कल मुझे किसी ने बताया कि सर आपका ना चांदनी चौक पे 1 रुपया गिर गया था जेबे से। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो यानी ये मटेरियल नहीं था, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आपका कल 100 रुपये गिर गया था, आपने कहा सर मेरा 100 रुपया गिर गया था मेरी जेब से, ओह माय गॉड, आप रोने लग गए। किसी ने मुझे बताया कि सर आपका 100 रुपये गिर गया था जेब से फलानी जगह पे। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। अब आपने नोटिस किया, यानी कोई चीज जो मटेरियल होती है ना, वो किसी के लिए मटेरियल है, किसी के लिए नहीं भी है। ओ सर बहुत ध्यान से समझना होगा, मटेरियल वो होता है जिससे सामने वाले को फर्क पड़े, लेकिन किसी चीज से सामने वाले को फर्क पड़ भी सकता है, वही चीज से दूसरे को नहीं भी फर्क पड़ सकता है। यानी वो चीज आपके लिए मटेरियल है, मेरे लिए मटेरियल नहीं भी है। सर बढ़िया से समझाइए, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल का मतलब है कि जिसको पता चलता है, वो बात जिसके पता चलने से पता चलने वाले को फर्क पड़ता है, वो मटेरियल है। लेकिन कोई एक चीज जिससे आपको फर्क पड़ता है, हो सकता है मुझे ना पड़ता हो, तो आपके लिए मटेरियल है, मेरे लिए मटेरियल नहीं है। यानी कोई भी चीज को हम मटेरियल सबके लिए नहीं कह सकते। जो आपके लिए मटेरियल वो आप ही के लिए है, और जो मेरे लिए मटेरियल है वो मेरे लिए ही है। अच्छा अब समझ में आई बात, अब समझ में आई बात। आपने अब मुझे बोला सर कल आपका ना जेब से 500 की एक गड्डी गिर गई थी। मैंने कहा अरे राम रे राम, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? अब देखिए मुझे भी फर्क पड़ रहा है, 1 रुपया पे नहीं पड़ा था, 100 रुपये पे नहीं पड़ा था, 500 रुपये पे फर्क पड़ा, तो यानी 50,000 रुपये 500 की गड्डी पे फर्क पड़ा था, यानी 50,000 रुपये मेरे लिए मटेरियल है, आपके लिए 100 ही रुपये मटेरियल था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मटेरियलिटी का मतलब है कि जब कोई बात, कोई भी ऐसी बात जिसके पता चलने से पता चलने वाले को फर्क पड़ता है, उसे कहा जाता है मटेरियल। ठीक है, आइए अकाउंट्स में इसको समझते हैं। ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, यहां पे सैलरी का खर्चा चार्ज है 10 करोड़ रुपए, और ये प्रॉफिट यहां पे आ रखा है इस कंपनी का 6 करोड़ रुपए। आप कहेंगे सर बाकी फिगर की जरूरत नहीं है बेटा, इतने पे बात हो जाएगी हम लोग की। ठीक है, बाय डिफॉल्ट अकाउंट्स किस पे बनता है? एक्रूअल बेसिस पे, है कि नहीं? यानी अगर करंट ईयर का खर्चा है तो करंट ईयर में चार्ज होना चाहिए था। मैंने ये अकाउंट्स देखा, मैंने कहा यार बड़ी बढ़िया कंपनी है यार, 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, मैंने इसमें इन्वेस्ट कर दिया। करने के बाद मुझे पता चला कि ये कंपनी एक्रूअल में थोड़ी सी गलती कर दी है। अब गलती क्या थी सुनिए, एक एम्प्लॉय की 1 महीने की सैलरी इस साल एक्रू तो हो गई थी, लेकिन पे नहीं हुई थी, वो पे हुई है अगले साल, और वो यहां पे रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब आप समझे, एक्रूअल बेसिस पे वो सैलरी करंट ईयर की थी, तो करंट ईयर के पीएल में जाना चाहिए था ना, यहीं पे बढ़ जाना चाहिए था, वो यहां बढ़ा नहीं सैलरी, वो अगले साल चार्ज हो गया जब पे हुआ तब, जबकि अकाउंट्स तो एक्रूअल बेसिस पे है, ये अकाउंट्स एक्रूअल बेसिस पे, तो ये गलती नहीं ना होना चाहिए था। वो एम्प्लॉय की सैलरी कितनी थी? 15,000 रुपये। मुझे ये पता चला कि सैलरी का खर्चा 10 करोड़ नहीं, 10 करोड़ 15,000 रुपये है। जल्दी बताइए, अब मैं हाय तौबा मचा दूंगा? अरे कोई बात नहीं, 10 करोड़ पे 15,000 रुपये, कितना ही अंतर आ गया, कितना ही अंतर प्रॉफिट में आ जाएगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यानी ये एक्रूअल नहीं हुआ है, गलती हो गई है, एक्रूअल नहीं हुआ है, कैश बेसिस पे एक सैलरी को रिकॉर्ड कर लिया गया है। क्या नोट्स टू अकाउंट में डिस्क्लोज करने की आवश्यकता है? कह रहे हैं रहने दो यार, मटेरियल चीजों को करते हैं, चवन्नी छाप आइटम डिस्क्लोज मत करते फिरो, राइट? आइए एक दूसरा एग्जांपल देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसमें बड़े सारे खर्चे हैं, लास्ट में एक मिसलेनियस एक्सपेंस दिया हुआ है 20 लाख रुपए का, और फिर ये प्रॉफिट है 80 लाख रुपए यहाँ पे, बाकी चीज़ें भी होंगी। मुझे ये कंपनी ठीक लगी, ठीक है, मैंने इसमें कंपनी में इन्वेस्ट भी किया। बाद में मुझे पता चला कि ये मिसलेनियस एक्सपेंस में उन्होंने छोटे मोटे कई सारे खर्चे क्लब किए थे।
इसी के अंदर, इस 20 लाख के अंदर एक पेनाल्टी थी 5 लाख रुपए की, ठीक है भाई। पेनाल्टी को उसने ऐसा नहीं दिखाया, नहीं दिखाया अकाउंट्स में, लेकिन उसने दूसरे खर्चों के अंदर मर्ज कर दिया, मिसक्लेनियस करके 4-5 खर्चों को मर्ज करके इकट्ठा दिखा दिया 20 लाख रुपए। लेकिन जब ये बात मुझे पता चली तो मुझे फर्क पड़ा, क्योंकि पेनाल्टी पता है कोई आप गलत काम करते हो उसके लिए पे करनी पड़ती है। ये ब्याज वैज नहीं दी होगी, कोई चीज देर हो गई थी, डिले हो गया था इसलिए पे किया। पेनाल्टी व्हेन यू हैव मेड एन ऑफेंस, कुछ कानूनन गलत की हो तभी उस कानून के तहत आपने पेनाल्टी दी होगी। तो मुझे ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना भाई जो कानूनन कुछ भी गड़बड़ करती है, क्योंकि ये कंपनी पक्का कभी ना कभी फंसेगी और लंबा फंसेगी। अभी 5 लाख दी है, कभी पता चलेगा 5 करोड़ की पेनाल्टी आ जाएगी तो पता चला कंपनी बिक गई। तो मुझे जब ये पता चला तो मुझे फर्क पड़ा। तो पता है ये जो था ये मटेरियल इंफॉर्मेशन था, यानी कंपनी को इसे डिस्क्लोज करना चाहिए था नोट्स टू अकाउंट में कि भाई जो ऊपर मिसलेनियस एक्सपेंस 20 लाख का है, इसमें 5 लाख रुपए की पेनाल्टी है। अगर ये कंपनी छोड़ दी थी, सैलरी 15,000 रुपए का हमने कैश बेसिस पे दिखा दिया है, तो कोई टेंशन की बात नहीं, इतने से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था। कितना ही परसेंटेज, 10 करोड़ में 15,000 रुपया, तो 0.00 करके कुछ आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ठीक है आपको ध्यान देना है डिस्क्लोजर का, लेकिन ये नहीं कि कुछ भी डिस्क्लोज किए जा रहे हैं एकदम 1 पैसे का डेविएशन है डिस्क्लोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। Financial statements should disclose all material items, that is items the knowledge of which might influence the decision of the user of financial statement. कह रहा है वो सभी आइटम को डिस्क्लोज करना चाहिए जो मटेरियल है। और मटेरियल कौन से आइटम होते हैं? वो जिसके पता चलने पे, जिसकी नॉलेज मतलब जिसके पता चलने पे जो यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, उसका डिसीजन बदल सकता है। द मटेरियलिटी ऑफ एन आइटम इज डिसाइडेड ऑन द बेसिस दैट वेदर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द आइटम विल अफेक्ट द डिसीजन मेकिंग ऑफ द यूजर ऑफ अकाउंट। भाई आप मटेरियलिटी कैसे पता करेंगे कि भाई नहीं बताएंगे तो क्या ये और बताएंगे तो क्या इस पर फर्क पड़ेगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो ये मटेरियल है, आपको बताना पड़ेगा। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ये मटेरियल नहीं था 15,000 रुपये की सैलरी, लेकिन एक कंपनी है जिसकी सैलरी टोटल ही साल भर की 1 लाख रुपया है, उसमें 15,000 रुपया उसने कैश बेसिस पे दिखाया था, नहीं बताया। क्या ये मटेरियल बात है? हाँ, वही तो मैं आपको शुरू में भी समझा रहा था कि सबके लिए एक ही अमाउंट मटेरियल नहीं होता। कुछ कंपनी के लिए ये अमाउंट मटेरियल नहीं है क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन एक छोटी कंपनी के लिए ये अमाउंट भी मटेरियल है, तो उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि 15,000 रुपये का सैलरी अगर कैश बेसिस पे दिखाया गया है तो इस इमटेरियल किसी को भी बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? बतानी पड़ेगी, उनको बतानी पड़ेगी जिनके लिए ये मटेरियल है। यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे एग्जांपल वही पेनाल्टी वाला एग्जांपल जो मैंने लिया था कि एनी पेनाल्टी पेड बाय द एंटरप्राइज शुड बी डिस्क्लोज सेपरेटली। पेनाल्टी अगर दे रही है तो डिस्क्लोज करिए सेपरेटली, क्योंकि भाई इससे फर्क पड़ता है, पेनाल्टी छोटी हो या बड़ी हो, पेनाल्टी पे कब हुई है? गलती होने पे हुई है। तो हमें जानना है ये बात कि भाई तुम कितनी गलती करते हो। जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमको उनकी गलतियों का पता होना चाहिए, ठीक है। इवन इफ द अमाउंट इज नेग्लिजिबल कह रहा है, छोटा अमाउंट है तो भी बताइए, उसको किसी दूसरे खर्चे के साथ चिपका मत दीजिए, ऑफिस एक्सपेंस के साथ, मिसलेनियस एक्सपेंस के साथ, ये सब मत करिए। इन सर्टेन केसेस क्वांटिटेटिव लिमिट ऑफ मटेरियलिटी इज स्पेसिफाइड। अच्छा, कंपनीज एक्ट में ना कुछ चीज़ों को क्वांटिटी के बेसिस पे मटेरियल बता दिया गया है, भाई अगर इससे ज़्यादा है तो मटेरियल है वो बताना ही पड़ेगा। ये कंपनीज एक्ट में बताया गया है, तो लागू भी सिर्फ कंपनीज पे होता है। तो आप भी याद कर लीजिए, ये लागू सिर्फ कंपनीज पे होगा, लेकिन ये मटेरियल है। अब इसमें सोचना नहीं है, ये मटेरियल है। क्या है? अगर कोई भी रेवेन्यू है, ठीक है, या एक्सपेंडिचर है, कोई भी रेवेन्यू, एनी आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर विच एक्सीड्स 1% ऑफ रेवेन्यू, कोई भी इनकम जो आपके कोई भी रेवेन्यू, कोई एक पर्टिकुलर रेवेन्यू जो आपके टोटल रेवेन्यू के 1% से ज्यादा है, उसको किसी दूसरे में मर्ज करके मत दिखाइएगा, अलग से बताइएगा वो रेवेन्यू क्या है, ठीक है। कोई भी खर्चा जो आपके रेवेन्यू के 1% से ज्यादा का है, उस खर्चे को भी अलग से बताना पड़ेगा, या फिर 1% ऑफ द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और 1 लाख विच एवर इज हायर। मैं समझाता हूं, मेरा रेवेन्यू है 100 करोड़ रुपए का, ठीक है, तो इसका 1% कितना हो गया? 1 करोड़, और 1 लाख, इन दोनों में जो हायर है कितना हो गया? 1 करोड़।
अब कोई भी खर्चा जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का है या कोई भी रेवेन्यू जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, मुझे कहीं मर्ज करके नहीं दिखाना है। 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा मर्ज होके नहीं दिखेगा, अलग से ही दिखेगा। और 1 करोड़ रुपए से ऊपर की कोई एक रेवेन्यू आई है तो किसी दूसरी रेवेन्यू में मर्ज होके मिसलेनियस रेवेन्यू, अदर रेवेन्यूज करके नहीं दिखेगा, वो अलग से दिखेगा किस बात का पैसा आया है। क्लियर है? मेरी रेवेन्यू है 80 लाख रुपया, तो इसका 1% कितना होता है? 80,000 और 1 लाख विच एवर इज हायर, तो यहां पे हो जाएगा 1 लाख, हायर 1 लाख हो गया। अब 1 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी रेवेन्यू या 1 लाख रुपए से ऊपर का कोई भी खर्चा मुझे अलग से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो मटेरियल है, ये कहना चाहता है AS1। हालांकि ये बात AS1 नहीं, ये बात कौन कहता है? कंपनीज एक्ट कहता है, तो AS1 में तो बस उसको कॉपी पेस्ट किया गया है। A company should disclose in notes to account shares in the company held by each shareholder holding more than 5% shares, specifying the number of shares held. अगर कोई भी शेयर होल्डर 5% से ज़्यादा कंपनी के शेयर रखता है तो नोट्स टू अकाउंट में वो भी मेंशन होना चाहिए, उसका नाम अलग से मेंशन होना चाहिए। तो हम एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी 5% ज़्यादा शेयर रखते हैं उनका नाम देते हैं और फिर बाकी अदर शेयर होल्डर करके दिखा देते हैं बाकी इतना शेयर है। ठीक है, तो मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो जानना जरूरी है विथ रेफरेंस टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो हम जब उसका नोट्स बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट में, तो हम बताते हैं कि उसकी बाइफर्केशन देते हैं कि इतने इतने शेयर होल्डर के पास 5% ज़्यादा शेयर है। ठीक है, डिस्क्लोजर ऑफ चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, ये मैंने आपको बताया भी था लास्ट क्लास में भी कि अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर कोई भी चेंज होता है तो आपको डिस्क्लोज कैसे करना होता है। आप बताते हैं कि पहले क्या था, अब क्या है, और चेंज करने की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इम्पैक्ट आया है। एनी चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज़ द मटेरियल इफेक्ट in the current period or which is reasonably expected to have material effect in the later period should be disclosed। कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी जिससे लगता है इस साल परिवर्तन आया या इस साल तो हो सकता है ना आया हो। देखिए कभी कभी आपके मन में क्या आता है कि यार हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज तो किए हैं लेकिन उससे फ़र्क ही क्या पड़ा। जैसे आपने फीफो की जगह वेटेड एवरेज लगा दिया, लेकिन पता है अंतर कितना आया। फीफो मेथड से अगर आप वैल्यू कर रहे होते स्टॉक को, फीफो से आप वैल्यू कर रहे होते स्टॉक को, तो 5,65,232 आ रहा था, और आपने वेटेड एवरेज से लेकिन इस बार वैल्यू किया तो आया कितना स्टॉक की वैल्यू? 5,62,230 रुपये आया। तो आप कह रहे हो यार क्या ही फर्क पड़ गया, फीफो की जगह अगर हम वेटेड एवरेज कर ही दिए तो क्या ही फर्क पड़ गया, स्टॉक तो उतना ही है मोटा मोटी। तो आप कह रहे हो डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है, फर्क नहीं पड़ा। ये बात नहीं है। अकाउंटिंग पॉलिसी अगर आपने चेंज की है तो उसका करंट ईयर में इम्पैक्ट आया चाहे फ्यूचर ईयर में इम्पैक्ट आएगा, आपको डिस्क्लोज करना है। एक बात बताइए, करंट ईयर में चलिए मान लेते नहीं आया किसी भी वजह से, लेकिन अगर अकाउंट मेथड चेंज हुआ है तो फर्क तो आएगा ना, आगे आ सकता है, आने वाले सालों में आ सकता है, राइट। तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इन द केस ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी विच हैज द मटेरियल इफेक्ट इन द करंट पीरियड, द अमाउंट बाय विच any item in the financial statement is affected by such change should also be disclosed to the extent ascertainable। जैसे मैंने बताया था कि जब भी आपको लगता है कि करंट ईयर में उसकी वजह से फ़र्क आया है तो आप बताइए कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू मेरी इतने रुपए से कम हो गई ये मेथड चेंज करने से, जिसकी वजह से प्रॉफिट इतने रुपए से कम हो गया, या फिर इतने रुपए से क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, इस वजह से प्रॉफिट भी इतने रुपए से बढ़ गया, ये भी आपको बताना पड़ेगा। और अगर ये अमाउंट असर्टेनेबल नहीं है, ठीक है, होली और इन पार्ट द फैक्ट शुड बी इंडिकेटेड। अगर आपको लगता है कि आप बता तो रहे कि मेथड में चेंज हुआ है लेकिन इसकी वजह से कितना फर्क पड़ा हम क्वांटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आप ये बात भी बता दीजिए कि दिस कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मटेरियल इन करंट पीरियड, अमाउंट असर्टेन हो रहा है तो अमाउंट डिस्क्लोज कीजिए। अगर अमाउंट असर्टेन नहीं हो पा रहा है तो ये बताइए कि अमाउंट असर्टेन नहीं हो पा रहा है, ये बात लिखिए। नॉट मटेरियल इन करंट पीरियड बट असर्टेनेबल इन लेटर, अभी करंट पीरियड में तो इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है लेकिन आगे हो सकता है, तो आप ये बता दीजिए कि करंट ईयर में इससे फ़र्क नहीं पड़ा है लेकिन आगे वाले सालों में फ़र्क पड़ सकता है, ये बात बता दीजिए। मतलब कुल मिला के चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी अगर है तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं ना कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर ये भी फ़र्क पड़ रहा है तो बताइए, नहीं फ़र्क पड़ रहा है तो भी बताइए कि आगे फ़र्क पड़ेगा।
अमाउंट पता है तो अमाउंट डिस्क्लोज कीजिए नोट्स टू अकाउंट में, अमाउंट नहीं पता है तो ये डिस्क्लोज कीजिए कि अमाउंट नहीं असर्टेन कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट AS1, राइट। तो आज की क्लास में हम लोग ने इसका कंटेंट पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपके साथ प्रॉब्लम सॉल्यूशंस करेंगे और कुछ MCQs भी करेंगे। ये एक थ्योरेटिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, तो ऑब्वियसली इसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं होंगे, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स भी होंगे। दैट विल डिस्कस एंड ऑल्सो विल डिस्कस सर्टेन MCQs। विल स्टॉप हियर।